नमस्कार दोस्तों, मैं उमंग कुमार सिंह स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एग्जाम नगरी में। और अभी जो चल रहा है हमारा ये सीरीज चल रहा है भारत की राज व्यवस्था एम लक्ष्मीकांत की। बहुत ही महत्वपूर्ण बुक है, ये बहुत मोटी है और इसको अच्छे लोग छूने की हिम्मत नहीं करते। धर्म ग्रंथ बोला जाता है संविधान का, जो लोग तैयारी करते हैं उनके लिए। तो ये हमें जो है इसको खत्म करना है और आज चौथा दिन का क्लास है और चौथा चैप्टर चल रहा है, चौथा अध्याय, जिसका नाम है संविधान की प्रस्तावना। तो संविधान में जो है प्रस्तावना का जो उल्लेख हम किया गया है, तो एन ए पालकी वाला जो एक महान न्यायविद थे, विधि के एक महान ज्ञाता थे, उन्होंने इसको जो है संविधान का परिचय पत्र कहा है। उन्होंने इसको जो है संविधान का परिचय पत्र कहा है। एक व्यक्ति है ठाकुर दास भार्गव, ये ठाकुर भार्गव दास ऐसे उनका नाम है, पंडित ठाकुर भार्गव दास, जो कि संविधान सभा के एक सदस्य थे। उन्होंने प्रस्तावना को संविधान की आत्मा कहा है। तो जब ये संविधान की आत्मा है प्रस्तावना, तो इसको पढ़ना बेहद जरूरी है। अगर आपको संविधान समझना है, संविधान को पढ़ना है, शुरू से मुख्य लेवल की परीक्षा की तैयारी करनी है बेहतरीन ढंग से, तो शुरू से आपको संविधान की प्रस्तावना को जानना और समझना बेहद जरूरी है। इस बुक की जो सीरीज चल रही है, 1, 2, 3 चैप्टर हो गए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो मैं इन सारे चैप्टर्स का नोट सहित जो वीडियो है उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नीचे डाल दूंगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके देख लीजिएगा। नहीं होगा तो आप चैनल के प्लेलिस्ट में जाइए, पॉलिटी के नाम से एक प्लेलिस्ट बना हुआ है, वहां जाके आप देख लीजिए। तो आज ये चौथा चैप्टर है, संविधान की प्रस्तावना। संविधान की आत्मा कहा जाता है इसको, संविधान का परिचय पत्र कहा जाता है। जिन लोगों ने इसको बनाने में योगदान दिया उन्हें बहुत सम्मान दिया जाता है, केवल हम ही लोग द्वारा नहीं बल्कि अंग्रेजों द्वारा भी। क्योंकि प्रस्तावना का मतलब क्या होता है? सबसे पहले 1946 में, दिसंबर 1946 में जवाहरलाल नेहरू ने उद्देशिका प्रस्ताव रखा था, जो कि अगस्त 1947 में उसको अप्रूवल मिला था। हम नोट्स में सभी चीजें देखेंगे, इसके बाद में इसी वीडियो में नोट्स आगे देखेंगे। तो उसमें उस प्रस्ताव के आधार पर ही, उद्देश्य प्रस्ताव के आधार पर ही जो है प्रस्तावना का निर्माण हुआ। प्रस्तावना के निर्माण में बहुत सारे ऐसे शब्द हैं जो संविधान को परिभाषित करते हैं, जो संविधान को संक्षिप्त रूप में आपको उसका सार बताते हैं, जो संविधान के बारे में बताते हैं, जो संविधान से आपका परिचय कराते हैं। तो देखिए, सीधे तौर पे उठा के मौलिक अधिकार पढ़ लेना, सीधे तौर पे उठा के जो है मौलिक कर्तव्य पढ़ लेना, नीति निर्देशक तत्व पढ़ लेना, इन सभी चीजों को पढ़ने से पहले संविधान की विशेषताएं, जो इससे पहले वाला चैप्टर था, और संविधान की प्रस्तावना को एकदम दिल से और नजदीक से जानने की आवश्यकता है। इसमें कुछ महत्वपूर्ण शब्द हैं जो कि एक महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, जैसे समाजवादी। सुनिएगा, इन शब्दों को आप सुनिएगा। समाजवादी, लोकतंत्र, गणतंत्र, समानता या समता, स्वतंत्रता, है ना, स्वतंत्रता, या फिर गणतंत्र मैंने कह दिया है। और इसमें जो है धर्मनिरपेक्षता। तो कुछ ऐसे बेहतरीन शब्द हैं जो बताते हैं कि संविधान के अंदर क्या होगा, कैसा होगा यह संविधान, संक्षिप्त रूप में बताते हैं। तो आइए डिस्कस करते हैं नोट्स में कि कैसे मैंने इन सभी चीजों को परिभाषित किया है, और क्यों एक समय ऐसा भी आया था कि प्रस्तावना को संविधान का भाग ही नहीं माना था उच्चतम न्यायालय ने, सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने उसको माना। सुप्रीम कोर्ट ने माना कि हाँ, इसमें अगर इसमें संशोधन नहीं किया सकता मतलब ये भाग ही नहीं है। संशोधन किया जा सकता है लेकिन इसके मूल रूप को नहीं छेड़ा जा सकता, नहीं बदला जा सकता, ये संविधान का भाग है। दोनों के बारे में पढ़ेंगे, कैसे बेरुवारी मामले में जो है बेरुवारी संघवाद मामला 1960 में यह माना गया था कि यह संविधान का भाग नहीं है। किस प्रकार फिर आगे जाके केशवानंद भारती मामला 1973 में सुप्रीम कोर्ट ने ही यह माना कि यह संविधान का भाग है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ध्यान से पढ़िएगा। नोट्स को मैंने देखा है, बुक लेके बैठिएगा, एक बार पढ़ के तब नोट्स बनाने बैठिएगा, बेहतरीन ढंग समझ आएगा। अच्छे के बस की बात ये बुक नहीं होती समझना, इसलिए लोग इसको खरीदते हैं लेकिन छोड़ देते हैं।
और प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए आप। चलिए मैं आपको लेके चलता हूं अपने नोट्स पे, और आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपने फेसबुक का भी लिंक डाला है, प्लीज जाके पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच। आइए मैं आपको नोट्स पे लेके चलता हूं। तो दोस्तों, मैं आपको लेके आ गया हूं संविधान की जो है नोटबुक पे, और आज जो है ये बुक आपके सामने है। इस बुक को तो आप से भली भांति परिचित होंगे। हमारा ये चौथा चैप्टर चल रहा है, संविधान की प्रस्तावना। बहुत ही ध्यान देने योग्य ये चैप्टर है, यह अध्याय है। इसके बारे में मैंने आपको पहले भी बता दिया है कि इतना इम्पोर्टेंट जो है ये, अगर संविधान पढ़ना है तो इसको जानना जरूरी है ना। सबसे पहले तो जान लीजिए कि ये अमेरिका के संविधान में सबसे पहले प्रस्तावना को जोड़ा गया था, उसके बाद बाकी के देशों में आया। पूरी डिटेल जानते हैं, लेकिन जब भी आप पढ़ें तो बुक को साथ में लेके बैठिए, है ना। बुक को हमेशा साथ में लेके बैठिए, तभी होगी। चलिए नोट्स पे आते हैं सीधे। तो कुछ मैंने जो है इंट्रोडक्शन वाली वीडियो में बताया था। अभी देखते हैं कि थोड़ा सा मैं सेटअप कर लूं। प्रस्तावना का जो मतलब है, यह होता है संविधान का परिचय या संविधान की भूमिका। इसका शाब्दिक अर्थ यही होता है कि संविधान का परिचय जो है शॉर्ट रूप से या उसकी भूमिका के बारे में बताना है, उसको हम लोग प्रस्तावना बोलते हैं। सर्वप्रथम अमेरिकी संविधान में इसे रखा गया था। छोटा सा मैं कुछ टॉपिक्स बता रहा हूं इसमें। पहले सबसे पहले इसको अमेरिकी संविधान में शामिल किया गया था। उसके बाद अन्य देशों ने इसको अपने में सम्मिलित किया, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट था। नहीं इंपॉर्टेंट होता तो अमेरिका जैसा देश इसको नहीं सम्मिलित करता, और नहीं होता इंपॉर्टेंट अगर अमेरिका गलती से कर दिया होता तो दूसरे देश नहीं करते, लेकिन सभी देशों ने किया जिसके पास अपना रिटन कॉन्स्टिट्यूशन है, लिखित संविधान है। इस प्रस्तावना को N.A. पाल्की वाला, जो मैंने बताया था, एक महान न्यायविद थे, विधि के अच्छे ज्ञाता थे, उन्होंने इसको क्या बताया? परिचय पत्र कहा। उन्होंने इसको क्या कहा? परिचय पत्र कहा। यह जवाहरलाल नेहरू जी ने जो 1946 में उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया था, उसी के आधार पे जो है इसको बनाया गया था, इसका निर्माण हुआ था। 42वें संविधान संशोधन 1976, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द को शामिल किया गया था। मैं आपको बता दूं कि दीर्घ-उत्तरीय प्रश्न, लंबे प्रश्न, डिस्क्रिप्टिव और ऑब्जेक्टिव दोनों ही जो है इस चैप्टर से आते हैं, और ये VBI है। कौन कौन सा शब्द जोड़ा गया था? हमेशा आता है समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता शब्द। ये 3 शब्द जोड़े गए थे 42वें संविधान संशोधन 1976 में, ये जोड़ा गया था। इसके बारे में और बताएंगे कि क्यों संशोधन किया जाना चाहिए या नहीं किया जाना चाहिए, और ये हुआ क्यों था। ये हो गया। अच्छा, अभी मैं बॉक्स में इसको हम लोग अभी मैं बाद में बताता हूं। सबसे पहले देख लीजिए कि प्रस्तावना के तत्व कौन से हैं, प्रस्तावना आधारित किस पर है। तो प्रस्तावना सबसे पहले तो संविधान का आधार बताती है ना, संविधान का बेस बताती है। तो संविधान के आधार का स्रोत है यह। उसके बाद भारत की प्रकृति बताती है कि भारत किस प्रकार का देश है। भारत एक संप्रभु राज्य है, देश है। संप्रभु का मतलब जानते हैं, जो किसी दूसरे पर निर्भर नहीं हो अपनी आंतरिक गतिविधि या बाहरी गतिविधि के लिए। समाजवादी हो, धर्मनिरपेक्ष हो, लोकतांत्रिक हो, गणतांत्रिक हो, ये सब बताया गया है प्रस्तावना में। तो वह प्रस्तावना वह है जो भारत की प्रकृति बताती है। प्रस्तावना वह है जो भारत में संविधान के आधार को बताती है ना। यही जो है प्रस्तावना है। अब आगे संविधान का उद्देश्य बताती हो। क्या उद्देश्य है? न्याय, समान न्याय, स्वतंत्रता सबके लिए, समता सबके लिए, समानता और बंधुत्व यानी भाई बंधुता, इस सबकी चर्चा प्रस्तावना में की गई है। तो प्रस्तावना हमें यह भी बताती है कि संविधान का उद्देश्य क्या है। तो 3 महत्वपूर्ण तत्व हैं इसके। पहला, संविधान का आधार है यह। संविधान की प्रकृति बताती है कि भारत की प्रकृति बताती है भारत किस प्रकार का देश है, और संविधान का उद्देश्य क्या है वो बताती है। ये सारे वर्ड आपको उस प्रस्तावना के अंदर मिलेंगे। लागू कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को लागू हुआ था। 13
दिसंबर 1946 में लाया गया था और 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया गया था। अब कुछ शब्द जानते हैं जिसके बारे में हम इस पूरे चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। इसके बारे में कभी डिस्क्रिप्टिव आ जाए तो इन शब्दों को आपको याद रखना है। 9 वो शब्द है और 9/9 9/9 शब्दों को आपको याद रखना है ना, ध्यान में रखना है। और ध्यान क्या रखना है, आपको बस अच्छे से समझ लीजिएगा, भारत की प्रकृति जान लीजिएगा तो आपको यह समझ में भी आ जाएगा। थोड़ा मैं गेट बंद करने चला गया था। तो देखिए, इस सबको समझना है तो सबसे पहले लिस्टेड करके हम जान लेते हैं। पहला वर्ड संप्रभुता है, दूसरा वर्ड समाजवादी है। संप्रभुता का मतलब, समाजवादी का मतलब अभी आप लोग दिमाग में सोचिए, इसके बारे में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। धर्मनिरपेक्षता के बारे में आपको पता होगा, बहुत सारे वर्ड से तो आप परिचित होंगे। लोकतांत्रिक, गणतंत्र, इन दोनों के बीच में अंतर को डिस्कस करेंगे। न्याय आप जानते हैं, जस्टिस। स्वतंत्रता शब्द आप जानते हैं, समता मतलब समानता जानते हैं, बंधुत्व जानते हैं। सबके बारे में डिटेल में हम लोग डिस्कस करेंगे। उसके अलावा इस चैप्टर में, जैसे मैं हमेशा करता हूं, हमेशा मैं क्या करता हूं कि जब भी चैप्टर हम लोग पढ़ते हैं तो उसमें क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसको देखते हैं। तो इसमें जो है हम लोग पढ़ेंगे और चीजों, अन्य चीजों में प्रस्तावना का क्या महत्व है। प्रस्तावना एक भाग के रूप में एक समय ऐसा भी आया था, इसको नहीं माना गया था संविधान का भाग, बाद में मान लिया गया। तो एक भाग के रूप में कैसे मिलाया गया और संशोधन की क्या संभावना है इसमें, उसके बारे में। तो ये चीज जो है इस पेज में एक बड़ा परिचय हो गया, एक महत्वपूर्ण परिचय हो गया किसका, संविधान की प्रस्तावना का। तो आशा करता हूं कि ये पेज आपको समझ में आया होगा। अब इन वर्ड्स को जानते हैं और इस अन्य चीजों को जानते हैं। चलिए, पहला नंबर जो टॉपिक है वह है संप्रभुता। पहला नंबर जो टॉपिक है वह है संप्रभुता, नंबर 1। संप्रभुता का मतलब क्या होता है? संप्रभु, अपने प्रभु हम खुद हैं, है ना, अपने प्रभु हम खुद हैं। बस मोटे तौर पे ये जान लीजिए, यही कहा गया है कि हम अपने प्रभु खुद हैं, स्वतंत्र हैं, शक्ति के लिए दूसरे पर निर्भर नहीं हैं, आंतरिक तथा बाहरी मामलों में किसी का हस्तक्षेप नहीं चाहिए, यानी जो है हम खुद कर सकते हैं ना, दूसरा का हमको जरूरत नहीं है, दूसरे देश के हेल्प का जरूरत नहीं है, उसी को बोलते हैं संप्रभुता, है ना। दूसरा वर्ड जो है समाजवादी। अब देखिए कि इसमें मैंने ये लिखा है कि 1976 42वां संशोधन 1976 में इस वर्ड को समाहित किया गया था। ध्यान में रखिएगा, यहां भी हमने जब लिस्टेड किया था तो कुछ शब्द हैं, जैसे इस शब्द है समाजवादी, है ना, ये कौन सा है, समाजवादी। धर्मनिरपेक्षता, है ना, धर्मनिरपेक्षता। तो इस वर्ड को, जो दो वर्ड इसमें ऐसा है जिसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, और एक अखंडता भी है जिसको शामिल किया गया था। तो ये वही शब्द है समाजवादी, जिसको जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 में इसको शामिल किया गया था। इसका मतलब क्या होता है? समाजवादी दो प्रकार के होते हैं। एक होता है कि एक समाज, एक पर्टिकुलर समाज, वो समाज नहीं चाहिए, यहां लोकतांत्रिक समाजवाद चाहिए। लोकतांत्रिक समाजवाद यानी कि ऐसा समाज जो लोकतंत्र को सपोर्ट करता हो, जो मिलके वोटिंग करता हो और अपना प्रतिनिधि चुनता हो। उसके बाद असमानता को समाप्त करना। जी हां, असमानता को समाप्त करना मतलब कि सबको एक समान देखना, जो जैसे कि गरीबी, अमीरी, है ना, कि गरीब जो है वोटिंग नहीं कर सकता, अमीर वोटिंग कर सकता है, गरीब ये काम नहीं कर सकता, अमीर वो काम कर सकता है, ऐसा कुछ नहीं है हमारे देश में। एक समाजवादी जो है, हर समाज के लोग, समाज का वादी का मतलब ही होता है हर समाज के लोग जो हैं हर तरह की एक्टिविटी में शामिल हो सकते हैं। अब है लोकतांत्रिक। अब लोकतांत्रिक में देखिए क्या होता है कि सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है, मेन इसका टॉपिक यही है। तीसरा नंबर में जो है लोकतांत्रिक, यानी सारी शक्ति किसके पास होती है? जनता के हाथ में, है ना। जनता वोट करती है, मंत्री उससे चुने जाते हैं, विधायक चुने जाते हैं, माने प्रतिनिधि उसी से चुना जाता है, और वही जो है फिर प्रधानमंत्री उसी पार्टी से होते हैं जिसकी बहुमत होती है। तो सर्वोच्च शक्ति जनता के हाथ में होती है। प्रतिनिधि जो है संसदीय लोकतंत्र के थ्रू जो है भारत में
भारत में कैसी व्यवस्था है, कैसी लोकतांत्रिक व्यवस्था है? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। कहने का मतलब लोकतंत्र का मतलब समझ गए, संसद के थ्रू होता है और संसद में कौन बैठे हुए रहते हैं? प्रतिनिधि बैठे रहते हैं। तो जब भी ये प्रश्न आए कि भारत में किस प्रकार की लोकतंत्र है, तो भारत में प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। उसके बाद क्या है? ये वयस्क मताधिकार, सामयिक चुनाव, सामाजिक नहीं है, सामयिक यानी समय से चुनाव, कानून की सर्वोच्चता, न्यायपालिका के लक्षण जो है इसमें दिखाई देते हैं। इन सबको सर्वोच्च रखा गया है। उसके बाद राजनीतिक, सामाजिक तथा आर्थिक लोकतंत्र का वृहद उपयोग किया गया है यहाँ, है ना। हर जगह लोकतंत्र, राजनीति में, समाज में, आर्थिक जगहों में होता है ना। हमारी सरकार क्या करती है? हर साल बजट का हिसाब किताब बताती है। क्यों बताती है लोगों को? क्योंकि आर्थिक रूप से जो है लोकतंत्र है। ऐसा नहीं कि आप कुछ छुपा के आर्थिक गतिविधि कर सकते हैं, ऐसा नहीं है। लोग हिसाब मांगेंगे और हिसाब कार्यपालिका को देना पड़ता है। डॉक्टर अंबेडकर द्वारा सामाजिक लोकतंत्र पर जोर दिया गया है। डॉक्टर अंबेडकर ने कहा कि जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, है ना, उनका जो एक समाज है उसको आगे बढ़ाइए, उनको जो है लोकतंत्र में भागीदार बनाइए। कहने का मतलब है कि लोकतंत्र जो है लोगों का तंत्र है ना, लोगों का तंत्र है। और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए हैं उसको इस तंत्र का हिस्सा बनाइए, जो इसके बारे में नहीं जानते हैं। ये किसने जोर दिया था? डॉक्टर अंबेडकर ने जोर दिया था। तो ये लोकतंत्र है। भारत में किस प्रकार की लोकतांत्रिक व्यवस्था है? प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र। इस 3 वर्ड को आप लोग याद रखिएगा, समझ लीजिएगा तो आपको याद रहेगा जीवन भर। संसद में कौन बैठते हैं? प्रतिनिधि बैठते हैं। और ये क्यों बैठते हैं? लोकतंत्र की वजह से। तो प्रतिनिधि संसदीय लोकतंत्र है। चौथा जो वर्ड है वह है धर्मनिरपेक्ष। जी हाँ, इस धर्मनिरपेक्ष को भी जो है 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत शामिल किया गया है। अनुच्छेद 25 से 28 के बीच में कुछ धार्मिक स्वतंत्रताएं दी गई है, जैसे कि आप कहीं भी जो है धार्मिक आयोजन कर सकते हैं, कहीं भी जो है आप धार्मिक काम के लिए जा सकते हैं संविधान के अंतर्गत, है ना। शांतिपूर्वक धर्म का अनुष्ठान कर सकते हैं, कोई भी धर्म मान सकते हैं। ये अनुच्छेद 25 से 28 मौलिक अधिकार में शामिल है। यह मौलिक अधिकार में स्पष्ट रूप से इसका उल्लेख नहीं था पहले, तो इसलिए जो है इसको विशेष रूप से 42वां संविधान संशोधन 1976 तक इस वर्ड को शामिल किया गया कि ताकि भारत जो है किसी विशेष धर्म का नहीं है और सब धर्म का है ना। सभी धर्म इसमें समान है, यही धर्मनिरपेक्षता है। इसको 42वां संविधान संशोधन 1976 के तहत इसको शामिल किया गया था। 5वां है गणतंत्र। अब देखिए, लोकतंत्र का 2 भाग होता है, 2 तरह का लोकतंत्र हो जाता है, एक राजशाही, एक गणतंत्र। राजशाही में क्या होता है? जब राजा होता है वो लोगों की सुनता है लेकिन निर्णय खुद लेता है। लोकतंत्र कैटेगरी में, एक कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि राजा होता है लेकिन लोगों की सुनता है, वो लोगों के दुख सुख को जानता है, समझता है, लोग उससे बताते हैं और उसके अनुसार वो कार्य करता है। लेकिन गणतंत्र में जो है राजा नहीं होता, राजा वही होता है जिसे लोग बनाते हैं, है ना। लोगों का तंत्र, जनता का तंत्र, है ना। यहाँ राजा नहीं होते हैं। कहने का मतलब है कि गणतंत्र में प्रमुख का चुनाव जो है चुनाव के माध्यम से होता है, लोगों के माध्यम से। अब देखिए प्रमुख कौन है भारत में? राष्ट्रपति है। राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? राष्ट्रपति का चुनाव यहाँ पे कौन करता है? तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका चुनाव होता है। एकल संक्रमणीय पद्धति है, उसके माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से जनता ही एक तरह से चुनती है उसको। तो प्रमुख का चुनाव के माध्यम से होता है, ना कि 2 लोग उसको मिलके बना दिए, है ना। उसके बाद न्याय 3 तरह के होते हैं। ध्यान दीजिएगा, इस सब में अगर आपको लिखना पड़े तो ये इसके बारे में क्या लिखिएगा। न्याय अगर हम वर्ड आपको दे दे, इसको छुपा के कहेंगे जस्टिस, यानी न्याय मिल गया, है ना, उसको न्याय मिल गया। इससे ज्यादा क्या कहिएगा, लेकिन जानिए इसके बारे में। न्याय होते हैं 3 प्रकार के: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय, है ना। सामाजिक न्याय में क्या होता है कि जाति, धर्म और लिंग का जो भेदभाव होता है उसको दूर हटा के एक ही नियम, एक ही कानून सभी समाज के वर्गों पर लगता है, तो हो गया सामाजिक न्याय। आर्थिक न्याय हो गया कि आर्थिक कारण से भेदभाव नहीं होता। ऐसा नहीं कि हत्या करेगा तो गरीब जो है उस पर 302 लगेगा और जो अमीर रहेगा उसको कुछ नहीं होगा, ऐसा नहीं। आपके पास कितना धन है, कितना नहीं है, ये न्याय इस पे जो है मामला नहीं रखता, भेदभाव नहीं करता। आर्थिक कारणों से कोई भेदभाव नहीं होता। आप अमीर हैं कि गरीब है, कानून सबके लिए बराबर है। और राजनीतिक में सबको समान राजनीतिक न्याय मिलता है। कोई भी छोटा छोटा व्यक्ति नेता बन सकता है,
कोई भी कुछ भी खड़ा हो सकता है ना। तो ये जो है राजनीतिक रूप से सबको जो है समान हक मिलता है, यही न्याय है, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। इसको कहाँ से लिया गया है? तो रूसी क्रांति 1917 से ये तीनों वर्ड को समाहित किया गया। रूसी क्रांति 1917 में इन तीनों की विशेष मांग की गई थी, लोग इसके लिए आंदोलन कर रहे थे, तो इसको भारत में शामिल कर दिया गया संविधान की प्रस्तावना में। समझ गए इसको, न्याय को, आर्थिक न्याय, सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय, राजनीतिक न्याय। अब है स्वतंत्रता। स्वतंत्रता पर भी जो है मौलिक अधिकार में बहुत कुछ दिया गया है, जैसे देश के किसी भाग में अब आ जाने की स्वतंत्रता है, देश के किसी भाग में अब बसने की स्वतंत्रता है, देश के किसी, पहले धारा 370 हट गया, अब जम्मू कश्मीर में भी अब बस सकते हैं, वहां भी जमीन ले सकते हैं, मतलब स्वतंत्र है। मौलिक अधिकारी द्वारा धर्म की उपासना, आवागमन, इस सब का स्वतंत्रता दिया गया है। दोनों मिला के जो है कुल स्वतंत्रता दिया गया है, लेकिन संविधान के मान्यता के अंतर्गत, संविधान की सूची के अंतर्गत, संविधान की जो गरिमा है उसके अंतर्गत। ऐसा नहीं कि अब स्वतंत्रता मतलब कुछ करने का आपको स्वतंत्रता मिल गया, लीगल काम के लिए आपको स्वतंत्रता मिला है, संविधान के सीमा के भीतर आपको स्वतंत्रता मिला है। और स्वतंत्रता, समानता, बंधुत्व, यह जो है फ्रांस की क्रांति 1789 से 1799 के मध्य हुई थी, तो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व का नारा दिया गया था, इसको वहीं से उठाया गया है, तो स्वतंत्रता हो गया। अब है समानता। समानता मतलब किसी भी वर्ग, कोई भी सामाजिक वर्ग हो, कोनो हो, कोई भी जाति हो, सब हेतु सब समान है। विशेषाधिकार की अनुपस्थिति है, किसी को स्पेशल राइट नहीं है कि आप इस जाति के हैं तो आपको जो है इतना ये मिलता है, छूट मिलता है, ये नहीं है। सभी नागरिकों को समान अवसर, ये समान नागरिक संहिता जो है ये नीति निर्देशक तत्व में है ना, नीति निर्देशक तत्व में आपको ये देखने को मिलेगा। तो ये समानता हो गई। अच्छा, समानता और कहां कहां हो सकती है, यह देखिए, विधि के समक्ष समानता, विधि मतलब नियम कानून में समानता, धर्म, जाति, लिंग के आधार पर समानता, लोक नियोजन, नौकरी चाकरी में समानता, इन सब में समानता जो है वो समानता में सब आ गया उसमें। नीति निर्देशक तत्वों में पुरुष महिला हेतु समान कार्य समान वेतन का अधिकार भी दिया गया है, यहाँ भी नीति निर्देशक तत्व आ जाता है। तो कितना इंपॉर्टेंट है ये समानता वर्ड। तो ये सारे वर्ड को आपको ध्यान रखना है, बहुत सारा वर्ड तो आपको सही याद होगा, अभी कहेंगे तो आप 6-7 को बोल दीजिएगा, 9 में से 7 आप बोल दीजिएगा, उसको एक्सप्लेन भी कर दीजिएगा। यही तो संविधान है। ऐसे ही हम लोग आगे बढ़ेंगे तो हर चैप्टर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। अब आप प्रस्तावना के बारे में कहीं भी 10 लाइन बोल सकते हैं, उसको लोगों को समझा सकते हैं, इसलिए तो हम लोग पढ़ रहे हैं। अब है बंधुत्व। जी हाँ, बंधुत्व मतलब होता है भाईचारा। इसको जी 42वां संविधान संशोधन 1976 में शामिल किया गया था, है ना। अखंडता, जिसको इसका दूसरा नाम अखंडता है, मतलब सब एक है ना। इस शब्द नहीं जोड़ा गया था, अखंडता शब्द जोड़ा गया था। भाईचारे की भावना होती है। मौलिक कर्तव्य 51 क में साफ लिखा हुआ है कि सभी भारतीय नागरिकों का कर्तव्य है कि धार्मिक, भाषाई, क्षेत्रीय भेदभाव से ऊपर उठकर भाईचारे की भावना अपनाएं, है ना। तो ये कर्तव्य है हमारा, ये मौलिक कर्तव्य में इसको 51 क में शामिल किया गया है, यही तो अखंडता है। तो आशा करता हूं कि ये 9 वर्ड जो है, अभी हमने ये 9 शब्द जो प्रस्तावना का मुख्य भाग हैं, मुख्य शब्द हैं, इसको हमने एक्सप्लेन किया। अब आप इससे बोल सकते हैं, लिख सकते हैं 200-300 वर्ड में, इसको आप व्याख्या कर सकते हैं, किसी को बता सकते हैं, है ना। अब आते हैं प्रस्तावना का क्या महत्व है, क्यों जरूरी है प्रस्तावना हमारे देश में, हमारे देश के संविधान में आखिर क्या जरूरत पड़ी इस प्रस्तावना की। तो महत्व आप लोग समझ गए हैं कि ये प्रस्तावना हमें क्या क्या चीजें सिखाती हैं, है कि नहीं। ये प्रस्तावना हमें क्या क्या चीजें सिखाती हैं ये आप हम सब जानते हैं, इसको आपको बताने की, समझाने की जरूरत नहीं है। फिर भी सबसे पहले तो ये हमें आधारभूत दर्शन, एक बेसिक जो पिलर है, बेसिक ज्ञान है, एक आधारभूत जो संरचना है संविधान की, वह बताती है। ठीक है, राजनीतिक, धार्मिक, नैतिक मूल्यों का उल्लेख करवाती है। राजनीतिक मूल्य मतलब राजनीति में, राजनीतिक चीजों में कौन कौन सी चीजों में हमारा देश अव्वल है, और राजनीति में कैसे समानता दी गई है, स्वतंत्रता दी गई है, कैसे भेदभाव नहीं किया जाता है, धर्म में कैसे नहीं किया जाता है, नैतिकता, नैतिक मतलब अच्छे विचार कैसे समाहित हो जाते हैं, उसके बारे में बताता है प्रस्तावना हमें। उसके बाद देखिए, कुछ महान लोगों ने, कुछ महान विधिकारों ने, कुछ महान विधि के ज्ञाताओं ने इसके बारे में क्या कहा है। एक महान व्यक्ति थे विधि के ज्ञाता, सर अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। ये इन्होंने इसको दीर्घकालिक सपनों का विचार कहा है। ये प्रश्न आता है एक नंबरिया में कि संविधान की प्रस्तावना को दीर्घकालिक सपनों का विचार किसने कहा है। सर अल्लादी कृष्ण स्वामी
अय्यर ने। दीर्घकालिक आप उसको याद कैसे रखेंगे, तो देखिए अल्लादी कृष्णा स्वामी में दोनों नाम है, अल्लाह भी है कृष्णा भी है, अल्लाह भी है कृष्णा भी है। कहने का मतलब कि कृष्ण कहाँ थे, द्वापर में श्री कृष्ण हुआ करते थे। अल्लाह भी जो है आज के नहीं है, वो मोहम्मद साहब का जो जन्म हुआ था तभी से उन्होंने स्थापना की थी इस्लाम की, काफी पुराना, यानी दीर्घ यानी बहुत पुराना, दीर्घकालिक यानी कि सपनों का विचार। कहने ऐसे याद रखने के लिए मैं कह रहा हूं, इसका शाब्दिक अर्थ कुछ और होता है। दीर्घकालिक सपनों का विचार मतलब कि बहुत दूर तक जाएगा प्रस्तावना, प्रस्तावना कभी खत्म होने वाला इसमें से नहीं है। अच्छा, के एम मुंशी जी ने क्या कहा है, इन्होंने कहा है कि संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य का भविष्य फल है ये। इन्होंने लगभग ऐसी ही बात कही है कि एक संप्रभु और लोकतांत्रिक जो राज्य गणराज्य होता है, देश होता है, उसका भविष्य है ये प्रस्तावना। उस प्रस्तावना के बिना ये संप्रभु और लोकतांत्रिक देश की कल्पना नहीं की जा सकती है। किसने कहा है, के एम मुंशी ने। अच्छा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पंडित ठाकुर दास भार्गव, जो मैंने वीडियो शुरू होने से पहले बताया था, इन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। आप गूगल पे सर्च कर लीजिएगा, इन्होंने इसको क्या कहा है, संविधान की आत्मा। केवल संविधान की आत्मा नहीं कहा, इन्होंने और कुछ कहा। इन्होंने कहा है सबसे सम्मानित भाग है ये। संविधान में जो प्रस्तावना है वह क्या है, सबसे सम्मानित भाग है। संविधान की कुंजी है ये, चाबी है, इसके बिना संविधान ओपन नहीं होगा। देखिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, है ना। ये मैं क्या बता रहा हूं, प्रस्तावना का महत्व। कभी एक्सप्लेन करने के लिए आएगा तो आराम से आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिएगा बिना किसी हिचक के। और क्या कहा है इन्होंने, संविधान का आभूषण कहा है, इसके बिना संविधान अधूरा है। और क्या कहा है, मूल्यांकन का उचित स्थान। अब संविधान का मूल्यांकन अगर आपको करना है, आपको जानना है कि संविधान को परखना है, तो आपको प्रस्तावना की आवश्यकता पड़ेगी। प्रस्तावना में क्योंकि वो सारे वर्ड है जो संविधान के बारे में बताते हैं, संविधान के अंदर में क्या क्या चीजें समाहित है उसके बारे में बताते हैं। तो यही जो है आपको प्रस्तावना का महत्व इन्होंने बताया है। पंडित ठाकुर दास भार्गव ने इसे क्या कहा है, सबसे सम्मानित भाग्य, संविधान की कुंजी, संविधान का आभूषण और मूल्यांकन का उचित स्थान, और साथ साथ संविधान की आत्मा भी कहा है। एक विदेशी बहुत बड़े राइटर हैं, बहुत बड़े अंग्रेज अधिकारी हैं, सर अर्नेस्ट बार्कर नाम है उनका। सर अर्नेस्ट बार्कर ने इसे कुंजी नोट कहा है, वही कहा है चाबी, चाबी वाला नोट। अपनी प्रसिद्ध पुस्तक है उनकी, एक पुस्तक का नाम है प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी, है ना। 1951 में यह आई थी। इसमें शुरू में ही उन्होंने भारतीय संविधान में जो प्रस्तावना है उसका उल्लेख किया है। देखिए कितना इंपॉर्टेंट जगह उन्होंने उल्लेख किया है। प्रसिद्ध बुक थी उनकी, जिस बुक का नाम था प्रिंसिपल ऑफ सोशल एंड पॉलिटिकल थ्योरी। 1951 में बुक आई थी, उसमें शुरू में ही उन्होंने इसका उल्लेख किया है। वहीं पे एम हिदायतुल्लाह, जो कि पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे सुप्रीम कोर्ट के, उन्होंने इसको संविधान की आत्मा कहा है। तो दो लोगों ने संविधान की आत्मा कहा है, एक भार्गव साहब ने और एक हिदायतुल्लाह साहब ने। तो देखिए कितना इंपॉर्टेंट प्रस्तावना, कितना महत्वपूर्ण है हमारे संविधान के लिए। किसी ने संविधान की आत्मा कहा, किसी ने आभूषण कहा, किसी ने सम्मानित भाग कहा, किसी ने कुंजी कहा, है ना। किस तरह से जो है यह हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर है। एक ऐसा चैप्टर है जो नॉर्मली लोग मौलिक अधिकार जानते हैं, मौलिक कर्तव्य जानते हैं, अनुच्छेद याद कर लेंगे, प्रस्तावना के बारे में पूछेगा तो मुंह बहा देंगे। आप किसी से पूछिए कि बताओ तो भारत संविधान की जो प्रस्तावना है उसके बारे में हमको 10 महत्वपूर्ण लाइन बताओ, तो कैसे महत्वपूर्ण है, कौन कौन से शब्द महत्वपूर्ण है। जाता जाता वो बता देगा आपको 42वां संविधान संशोधन 1976 में कौन कौन चीज शामिल किया गया, 3 वर्ड शामिल किया गया था, क्योंकि एक नंबरिया में वो हमेशा आता है ना। तो आज आपने जाना इसके बारे में। अच्छा चलिए एक और महत्वपूर्ण, ये अंतिम पेज में है, इसके बारे में जान लेते हैं। एक टॉपिक है संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना है कि नहीं। देखिए एक बार विवाद आया था, बड़ी इंपॉर्टेंट, ये एक नंबरिया में भी प्रश्न आता है, आपको एक्सप्लेन भी करना होगा तो हो जाएगा। संविधान के एक भाग के रूप में प्रस्तावना, एक बार एक समय आया था इसमें चैलेंज किया था कि इस प्रस्तावना जो है संविधान का भाग नहीं है। विवाद हो गया। विवाद कैसे हुआ कि संविधान का एक भाग है या नहीं, क्वेश्चन मार्क। तो एक मामला, 2 मामले आए, एक मामलों में बताया गया भाग नहीं है और दूसरा मामले में बताया गया भाग है। जानते हैं दोनों मामले क्या थे। बेरुआरी संघ मामला 1960, ये कोर्ट में मामला गया था। इस मामले में क्या कहा गया, उच्चतम न्यायालय ने क्या कहा कि प्रस्तावना जो है संविधान में निहित है, लेकिन उसके प्रयोजनों को दर्शाता है, न कि उसका भाग है, संविधान के बारे में बताता है। एक तरह का कुंजी बुक है ना, कुंजिका है, कुंजिका तो था ना पहले उत्तर वाला। संविधान निर्माताओं हेतु एक कुंजी है
है ना, गेस पेपर होता है ना, उस टाइप का है। ये बुक नहीं है, ये अलग है उससे, उसका एक पार्ट है। अनुच्छेद में प्रयोग व्यवस्थाओं के कई अर्थ हमेशा बदलते रहते हैं, है ना। आंतरिक हिस्सा नहीं है, संविधान के अंदर ये नहीं है। संविधान को समझने के लिए बस एक चैप्टर छोटा सा बना दिया गया है। इस तरह से उन्होंने कहा कि यह संविधान का भाग नहीं है। पहला मामला में क्या कह दिया कोर्ट ने कि बेरुवारी संघ मामला में प्रश्न आता है कि किस मामले में कहा गया था कि प्रस्तावना संविधान का भाग नहीं है। तो कौन सा मामला था? बेरुवारी संघ मामला 1960। फिर मामला 1973 में उठा, फिर केस हुआ और कहा गया केशवानंद भारती मामला 1973। इसमें उच्च न्यायालय ने ही क्या कर दिया, अपना जो पहला का व्याख्या दिया था इसको कहा ये गलत है, जो हम बोले थे ये गलत है। हम जो पहले बोले थे बेरुवादी संघ मामला में ये गलत है। उन्होंने कहा कि प्रस्तावना बहुत महत्वपूर्ण है, इसके बिना संविधान नहीं है, इसके बिना संविधान नहीं है, इसलिए इसको माना गया दूसरे में कि संविधान का ही यह एक भाग है। अब संविधान का भाग है तो एक नियम जान लीजिए कि संविधान के किसी भाग में संशोधन किया जा सकता है। इसका भाग नहीं है ये इसलिए कहा गया था 1960 में कि इस पे आप संशोधन नहीं कर सकते। 368 अनुच्छेद 368 जैसे जिसमें संशोधन होता है आप नहीं कर सकते हैं, लेकिन जब ये संविधान का भाग रहेगा तब संशोधन हो सकता है। इस पर भी आगे जाके विवाद आया। देखिए क्या विवाद आया कि प्रस्ताव में संशोधन की संभावना कितनी है। अब देखिए प्रस्ताव कितना इंपॉर्टेंट है। प्रस्तावना अगर इसमें संशोधन किया जाए, किसी वर्ड को हटा दिया जाए तो मतलब ही बदल जाएगा पूरा। अब ये एक अलग चुनौती थी सरकार के मामले में। बेरुवादी मामले में संशोधन नहीं किया जा सकता था, यह भाग नहीं था, लेकिन केशवानंद मामले में संशोधन किया जा सकता था, लेकिन मूल विशेषताओं में कोई परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कि संशोधन हुआ, एक ही बार संशोधन हुआ है, 42वां संविधान संशोधन 1976, केवल एक बार हुआ है। उसमें 3 गो वर्ड जोड़ा गया है। कहने का मतलब है कि इसमें से आप कुछ छीन नहीं सकते हैं। इसका जो बेस है, इसका जो मूल रूप है उसको आप बदल नहीं सकते हैं। कुछ अच्छा जोड़ना हो तो जोड़िए, वही संशोधन हो सकता है। कोर्ट ने भी यही कहा कि मूल विशेषताओं को अनुच्छेद 368 द्वारा संशोधित नहीं किया जा सकता। यानी इसका जो मेन टॉपिक्स है, वर्ड्स है, उसको आप नहीं हटा सकते हैं, हाँ उसमें जोड़ सकते हैं। अभी तक केवल एक बार संशोधन हुआ है 42वां संशोधन 1976, जिसमें समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द जोड़ा गया है। तो आशा करता हूं कि कितना बेहतरीन ढंग से हमने इसको समझा टॉपिक वाइज। अगर इस बुक को उठा के आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके साथ साथ तो जीवन भर याद हो जाएगा। कभी भूल के दिखाइए हमको और बताइए कि हाँ, इसी के लिए कितना जो है प्रस्तावना कोई पढ़ाता नहीं है, सीधे मौलिक अधिकार है वो उठा के पढ़ा देगा, अनुच्छेद पढ़ा देगा। मेरा भी अनुच्छेद पर वीडियो है, मौलिक अधिकार पर वीडियो है। और चौथा जो है वह है अध्याय 5 संघ एवं उसका क्षेत्र। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। बेसिक चैप्टर जो थे उसमें ये लास्ट चैप्टर है, मैं लिख देता हूँ लास्ट चैप्टर है। इसके बाद फिर हम लोग जो हैं ये लास्ट चैप्टर है बेसिक का। इसके बाद इंपॉर्टेंट चीजें मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, नीति निर्देशक तत्व, राष्ट्रपति, संसद, ये सब शुरू हो जाएगा। तो छोड़िएगा नहीं सीरीज, बहुत इंपॉर्टेंट सीरीज है। और मैंने जो फेसबुक का लिंक डाला है प्लीज जाके पेज को फॉलो कर लीजिएगा, मुझे कुछ फॉलोअर्स की जरूरत है। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वीडियो को जरूर लाइक कीजिए और अब मिलता हूं मैं आपको एक नए वीडियो के साथ, नए चैप्टर के साथ। तब तक के लिए आप लोग पढ़ाई करते रहिए, लगातार लगे रहिए। धन्यवाद।